नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है विश्वास का फल, जो कि माधव प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। बड़े बड़े मकानों, बड़ी बड़ी दुकानों, लंबी चौड़ी सड़कों, एक से एक बढ़ के कारखानों और रोजगारियों की बहुतायत ही सबब से नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों की कृपा से सैर तमाशे का घर बने रहने और समुद्र का पड़ोसी होने तथा जहाजी तिजारत की बदौलत आला दर्जे की तरक्की पाते रहने के कारण इस समय कलकत्ता शहर जितना मशहूर और लक्ष्मी के कृपा पात्रों का घर हो रहा है, उतना बम्बई के सिवा और कोई दूसरा शहर नहीं। साथ ही इस शहर में जैसे अमीरों और बड़ी बड़ी सड़कों और मकानों की भरमार है, उसी तरह मजदूरी पेशे वाले दीन लाचार तथा और तरह से औकात गुजारी करने वाले गरीबों और उनके रहने वाले छोटे छोटे तंग गंदे और पुराने मकानों तथा उसी ढप की गंदी गलियों की भी कमी नहीं है। तो इस समय हम कलकत्ते की खूबी और ख़राबी का बयान करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो यहाँ का खुलासा हाल लिखकर पाठकों का अमूल्य समय नष्ट करे, बल्कि वहाँ के एक छोटे से फैक्ट को लिखकर पाठकों को एक अनूठा रहस्य दिखाना चाहते हैं। कलकत्ते की एक तंग, अंधेरी और गंदी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान के नीचे वाली कोठरी में एक औरत को फटे पुराने आसन पर बैठे हुए परमात्मा के ध्यान में निमग्न देख रहे हैं। इस मकान में यद्यपि इसी की तरह और भी कई गरीब किराएदार रहते हैं और उनकी बातचीत तथा आपस में झगड़े तकरार के कारण इस समय मकान में कोलाहल सा हो रहा है, मगर उस औरत का चित्त किसी तरह हिलता हुआ दिखाई नहीं देता और वह आंखें बंद किए माला जपती अपने ध्यान में लगी हुई है और उस कोठरी का दरवाज़ा अधखुला सा दिखाई दे रहा है। जब हम उसके सामान की तरफ ध्यान देते हैं, तब उस औरत की गरीबी और लाचारी का अंदाज़ा सहज ही मिल जाता है। एक कोने में फटे पुराने कपड़े की छोटी अधखुली सी गठरी, दूसरे कोने में पानी की एक ठिलिया और उसके पास ही छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा है। ऊपर की तरफ एक किल्ली के सहारे काली पेंदी की हांडी टंगी हुई है, जिससे मालूम होता था कि यही हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ा करती है। पानी वाले घड़े के दाहिनी तरफ चूल्हा और उसके सहारे छोटी छोटी 2 रिकाबियाँ रखी हैं, वे भी साबुत नहीं हैं। बाईं तरफ जहाँ औरत बैठी है, मिट्टी का छोटा सा चौखूटा चबूतरा बना है, जिस पर तुलसी जी का एक पेड़ है, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था में भी बेफिक्री के साथ उपासना कर रही है और उसके पास ही एक चक्की भी गड़ी हुई है। इतना होने पर भी उस कोठरी में किसी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं है। गोबर से लीपकर तमाम जमीन साफ और सुथरी बनी हुई है। स्त्री का जप पूरा हुआ और वह तुलसी जी को प्रणाम कर हाथ की माला रखना ही चाहती थी कि कोठरी का दरवाज़ा खुला और एक 8 या 9 वर्ष का बालक अंदर आता हुआ दिखाई दिया। माँ, तू पूजा कर चुकी? हाँ बेटा, कर चुकी। बाहर हरी खड़ा है, कहता है पाठशाला में जाने का समय हो गया। मुझे भूख लगी है, बिना खाए मैं पाठशाला कैसे जाऊं? बेटा, आज तो कुछ खाने को नहीं है। मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से गेहूं भी नहीं मिला जो पीस कर दे आती और मजूरी के 2 पैसे लेकर तेरे खाने का इंतजाम करती। नवीन की माँ ने गेहूं देने के लिए 10 बजे बुलाया था, सो अब मैं जाती हूँ। तो मैं पाठशाला न जाऊँगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तू तो दिन रात पूजा ही किया करती है, खाने को तो लाती ही नहीं। बेटा, क्या करूँ, तेरे लिए ही तो दिन रात पूजा किया करती हूँ। ठाकुर जी से तेरे लिए खाना मांगती हूँ। क्या तेरे मांगने से ठाकुर जी खाने को देंगे? क्यों ना देंगे, तमाम दुनिया को देते हैं, तो क्या मुझी को ना देंगे? तो देते क्यों नहीं? मुझे बता ठाकुर जी कहाँ हैं, मैं भी उनसे मांगूं। ठाकुर जी बड़ी दूर रहते हैं, इसी से मेरी आवाज़ अभी तक उन्होंने नहीं सुनी।
तो दूसरों की आवाज़ कैसे सुनते हैं जिन्हें खाने को देते हैं? रोज रोज के पुकारने से सुन ही लेते हैं, और जब सुन लेते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। हलवा, जलेबी, लड्डू, पेड़ा सब कुछ देते हैं। स्त्री: हाँ बेटा, सब कुछ देते हैं। इतना कहकर स्त्री ने पूजा समाप्त की और लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछने लगी। और लड़के ने पुनः उससे पूछना शुरू किया, हाँ माँ, तू तो ठाकुर जी का ठिकाना तो बता दे। बेटा, ठाकुर जी बैकुंठ में रहते हैं। वह सब राजों के राजा हैं, उनका ठिकाना क्या? बैकुंठ कैसा है? बैकुंठ बड़ा भारी मकान है, चारों तरफ हीरा, पन्ना, जवाहरात जड़े हैं। वहाँ बड़ा आनंद रहता है। हमेल्टीन कंपनी की दुकान से भी ज़्यादा सजा हुआ है। वहाँ मैं नवीन भैया के साथ गया था, खूब देखा, मगर चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया, कान पकड़ के निकाल दिया। बेटा, मैं क्या जानूँ हमेल्टीन कौन है और उसकी दुकान कहाँ है, पर ठाकुर जी के बराबर दुनिया में किसी का मकान ना होगा। ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी ही है या और कोई भी है? जैसे मेरा नाम गोपाल भी है, लल्लो भी है। हाँ बेटा, तुम्हारे तो 2 ही नाम हैं, मगर उनके तो हजारों नाम हैं। सबसे बड़ा नाम उनका कौन है? लक्ष्मीनाथ। अच्छा बेटा, अब तू जरा यहाँ बैठ, मैं नवीन की माँ के पास से जाके पीसने के लिए गेहूँ ले आऊँ, तब तेरे खाने पीने का भी बंदोबस्त करूँ। आज तू पाठशाला मत जा, कल जइयो। अच्छा माँ, तू जा, मैं यहाँ बैठा बैठा लिखूँगा पढ़ूँगा, मगर मुझे पानी पिलाती जा, कुछ तो पेट भर जाएगा। स्त्री की आंखें अच्छी तरह डबडबा आईं, मगर उसने जल्दी से आंखें पोंछ डाली जिससे गोपाल को मालूम ना हो, और पानी पिलाकर घर के बाहर निकल गई। संध्या होने में अभी 2 घंटे की देर है। कलकत्ते के बाज़ारों की रौनक पल पल में बढ़ती जाती है, और बाज़ारों को छोड़कर हम अपने पाठकों को उस बाज़ार में ले चलते हैं जिसकी दोनों मंजिलें सैर तमाशे के शौकीनों के दिल में ठंडक देने और मंचलों की झुकी हुई गर्दनें ऊपर की तरफ उठा देने वाली हैं। इसी बाज़ार में हम एक दोहरी टब वाली लैंडो फिटिन, जिसके आगे बैलों की जोड़ी जुती हुई है, धीरे धीरे जाते देखते हैं। हमारे परिचित रईस महाराज कुमार प्रताप नारायण की अवस्था आज कुछ निराले ही ढंग की हो रही है। वह ऊंचे दर्जे का अमीर और जिम्मेदार था। वह हर तरह की खुशी का सामान अपने चारों तरफ देखता था, और बिना औलाद के रहकर भी वह दिन रात अपने को प्रसन्न रखता था। मगर आज मालूम होता है कि उसकी तमाम बनावटी खुशियों का खून हो गया है, और उसके अंदर किसी सच्ची खुशी का दरिया जोश मार रहा है, जिसके सबब से उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रेम के आंसुओं का सोता बहा रही हैं। गोपाल लड़के के हाथ की लिखी हुई कल वाली चिट्ठी, जिस पर उसने अपना पता लिखकर डाक के बम्बे में छुड़वा दिया था, उसके हाथ में थी, और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ उसे बार बार पढ़कर भी अपने दिल को संतोष नहीं दे सकता था। उस चिट्ठी का मजमून था, श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तमाम दुनिया को तुम खाने के लिए देते हो। जो कोई जो कुछ मांगता है तुम वही देते हो। तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं देते? दया निधान, आज मैं दिन भर का भूखा हूँ। मेरी माँ ना मालूम क्या दिन की भूखी है। मेरे घर का रोज ही यही हाल रहता है। कब तक मैं लिखा करूँगा? कृपा कर मेरे लिए 2 सेर लड्डू का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे मैं और मेरी माँ और मेरे साथ खेलने वाले लड़के भी रोज़ खा लिया करें। मैंने आज तक लड्डू कभी नहीं खाया, मैं उसका स्वाद नहीं जानता। पुनः पढ़कर उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, व्यर्थ ही इतने दिन भूल भुलैये में घूमते हुए नष्ट किए। हाँ, एक दिन भी ऐसा सरल विश्वास भगवान पर ना हुआ। आज मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, तू धन्य है। निसंदेह तुझ पर
जो भरोसा और विश्वास रखता है उसी का बेड़ा पार है। अच्छा पतित पावन, अब मैं भी तेरे दरवाजे की खाक छानूंगा और देखूंगा कि तेरी लंबी भुजा के सहारे मुझ अधम का क्यों कर उद्धार होता है। इतने ही में कमरे का दरवाज़ा खुला और बिपिन बिहारी बाबू वकील हाई कोर्ट की सूरत दिखाई दी, जो बड़े ही नेक भोले भाले तबीयत के आदमी थे और जिन्हें महाराज कुमार प्रताप नारायण ने एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया था। आओ देखें तो सही इस समय हमारा गोपाल कहाँ है और क्या कर रहा है। देखो वह अपनी माँ के पास बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा है। वह डरता डरता कह रहा है, माँ मैंने ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी है, वह आज ज़रूर पहुँच गई होगी। तू कहती थी कि वह पल भर में तमाम दुनिया की खबर ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो बस अब थोड़ी ही देर में मेरे पास भी लड्डू की हांडी पहुंचना चाहती है। आज तू मेरे खाने की फिक्र ना कर इत्यादि। और उसकी माँ अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहा रही है। इतने ही में दरवाजे के बाहर से किसी ने गोपाल कहकर पुकारा, जिसे सुनकर गोपाल दौड़ता हुआ घर के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौटकर अपनी माँ के पास आया और उसके एक हाथ में लड्डू से भरी हुई एक हांडी थी और दूसरे हाथ में चिट्ठी। गोपाल ने खुशी खुशी अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कहता था ना कि ठाकुर जी का आदमी लड्डू लेकर आता होगा। देख कैसा बढ़िया लड्डू है। आहा, एक चिट्ठी ठाकुर जी ने भेजी है, देख यह चिट्ठी है। गोपाल की बात सुनकर उसकी माँ भौचक सी हो गई और वह ताज्जुब भरी निगाहों से गोपाल का मुंह देखने लगी। दिल के अंदर से उठे हुए जोश ने उसका गला भर दिया था और वह कुछ बोल नहीं सकती थी। जब गोपाल ने चिट्ठी उसके हाथ में दी तब वह खोलकर पढ़ने लगी, जिसका मतलब यह था, ठाकुर जी ने 2 सेर लड्डू रोज़ तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी है, सो आज से बराबर तुम्हारे पास पहुंचा करेगा। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हाल कुछ दिन बाद मालूम होगा। गोपाल की माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह ताज्जुब भरी निगाह से कभी गोपाल का मुंह देखती, कभी लड्डू, कभी चिट्ठी की तरफ ध्यान देती। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि यह क्या हुआ और क्यों कर हुआ। मगर गोपाल को इन सब सोच विचारों से क्या संबंध था। वह उसी समय थोड़ा सा लड्डू लेकर घर के बाहर निकल गया और अपने हमजोली तथा साथ खेलने वाले लड़कों को खुशी से बांटकर घर चला आया। इसके बाद खुद भी लड्डू खाए और अपनी माँ को भी जिद करके खिलाया। 15 दिन तक नित्य एक आदमी आकर गोपाल के घर पर लड्डू दे जाया करता और उसकी माँ तरह तरह के सोच विचारों में अपना समय बिताया करती। इसके बाद 16वें दिन जब महाराज कुमार प्रताप नारायण की चिट्ठी एक वसीयतनामे के साथ सरकारी वकील की मार्फत उनके पास पहुंची, तब उसे मालूम हुआ कि गोपाल के सच्चे प्रेम, विश्वास और भोलेपन ने उसकी हुर्मत और औकात तथा जिंदगी के ढंग का कैसा काया पलट कर डाला है और उसके घर पर लड्डू पहुंचाने वाले महाराज कुमार प्रताप नारायण के दिल पर उसका कितना बड़ा असर पड़ा कि उसने अपनी तमाम जायदाद का मालिक गोपाल को बनाकर इसलिए ब्रज यात्रा की कि उसी भक्त वत्सल पतित पावन बैकुंठनाथ के प्रेम में अपना जीवन समाप्त करके सच्चे सुख का लाभ करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।